आवाज आ रही है सभी को मेरी? सबसे पहले आवाज कंफर्म करा दें। आवाज आ रही है सभी को मेरी? अगर आवाज क्लियर है ओके। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, आवाज क्लियर है? सभी को आवाज आ रही है? ठीक है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आवाज अगर क्लियर है तो। सबसे पहले हम ओके यस सर साहिब मनीष। तो गुरु मेल मौर्या, ठीक है, आकांक्षा, सब लोग आ चुके हैं। बबीता रावत, दो बबीता रावत के अकाउंट है, एक्चुअली तीन विद द सेम नेम, बी आर ओके। चलो, रिकॉर्डेड क्लास भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलो अभी सारे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अमित कुमार, यस सर, आवाज क्लियर है? देखो, ड्राफ्ट्समैन की ये जो वैकेंसी है इसका आज हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और प्रिपरेशन किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अभी हम एज्यूम यही कर रहे हैं कि जो सिलेबस टेक्निकल का पहले था अभी भी वही सिलेबस है। अगर आयोग अपनी वेबसाइट पे कोई नया सिलेबस जारी करता है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को शिफ्ट कर देंगे। बट अभी हम यही मान के चल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस वही रहने वाला है जो उसका है। यूपी के अंदर जो एग्जाम हो रहा है ड्राफ्ट्समैन का उसका भी वही सिलेबस है, और जो यूके के अंदर एग्जाम हो रहा है उसका भी वही सिलेबस है। दोनों का सेम सिलेबस है, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी अगर हम उत्तराखंड के सिलेबस और यूपी के सिलेबस में ना जाते हुए एक सिंपल, सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसका मैं आपको पीडीएफ वर्जन प्रोवाइड करूंगा। कैसे पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप कोर्स कंटेंट के अंदर हैं तो मैं आपको ये पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर ऐड कर दूंगा। आप इसे डाउनलोड करके इसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे दो तीन चीजें बता दें, तुम्हारे में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में सीखेंगे, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में सीखेंगे? ठीक है, तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में डाल दो और उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर बीच में एक और चीज जानकारी चाहेंगे, कितने बच्चे ऐसे हैं वो भी मुझे बता दो जो पहली बार हम लोगों से कनेक्ट हुए हैं और पहली बार हमसे कुछ सिलेबस कुछ पढ़ रहे हैं, इससे पहले कभी उन्होंने नहीं पढ़ा था। ठीक है, मिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी है, हिंदी है, हिंदी, बहुत सर, ठीक है, बहुत लैंग्वेजेस, हिंदी हिंदी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाइलिंगुअल, ठीक है, बाइलिंगुअल की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है प्रदीप, हिंदी हिंदी हिंदी, ठीक है, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि बड़ा अजीब सब्जेक्ट है ये पढ़ना बड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट है, अजीब सा सब्जेक्ट है, मतलब मुश्किल तो नहीं कहूंगा, बट जो पहले से पढ़ते आ रहे हो उससे बिल्कुल अलग है। हाँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके चैनल, चैनल मतलब एप्लीकेशन पर। ठीक है, ओके। और कौन कौन है जो फर्स्ट टाइमर है, जो पहली बार हमसे पढ़ रहा है? टेक्निकल टर्म इंग्लिश में, बाकी हिंदी में। ठीक है सर, ग्रुप बना दो, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, इस लेक्चर के बाद आपका एक नोटिफिकेशन सेक्शन होगा, वहां पर एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर कर व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, वो सारा आपके ड्राफ्ट्समैन वाले बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा। फर्स्ट टाइम प्रदीप कुमार, ओके। चलो, मिस्टर बो फर्स्ट टाइम, धर्मेंद्र नेगी फर्स्ट टाइम, आकांक्षा शर्मा फर्स्ट टाइम। चलो, चलो देखते हैं। कई बच्चे कुछ उम्मीद के साथ आए हैं। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग। देखो, मैं आप लोगों को एक्चुअली क्या होता है ना, अभी दो तीन चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम क्या होता है, मैं इसलिए पूछ रहा था कि मार्केट में क्या होता है, कोई भी आकर कुछ भी लिख जाता है कमेंट बॉक्स में, कहता है कि भाई ये तो चोर है, इनसे कोर्स मत लेना। तो एक्चुअली मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो कोशिश मेरी, मुझे नहीं पता मैं अच्छा पढ़ाऊंगा बेकार पढ़ाऊंगा, बट मेरी कोशिश रहेगी तुम्हें जो तुम्हारे एग्जाम का सिलेबस है वो प्रॉपर करवा दूं।
ठीक है। और इसीलिए मैं इवनिंग का ये टाइम था मेरा, रेस्ट करता था, आराम करता था। इस टाइम पे मैं शाम को पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था, उसके बाद ही रेस्ट करता था। बट ड्राफ्ट्समैन के लिए मैंने थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया। मैंने सोचा चलो शाम के टाइम का एक स्लॉट फिक्स करते हैं, 1 से 1.5 घंटा इन बच्चों को इन्वेस्ट करूंगा और उन सेक्शंस में हेल्प करूंगा जिन सेक्शंस में ये जेई के टाइम पे नहीं पढ़े थे। ठीक है। अब यहाँ पर प्लानिंग क्या है मेरी, कुछ सब्जेक्ट्स में लाइव पढ़ाऊंगा। मैं ईडी को शुरुआत नहीं कर रहा हूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका एक रीजन है। मेरे रिकॉर्डेड सेशंस पड़े हैं ईडी के, हालांकि मैं ईडी को दोबारा लाइव सेशन में कवर कराऊंगा, लेकिन अगर कोई बच्चा जल्दी से कवर करना चाहता है तो उन रिकॉर्डेड सेशन से कवर कर सकता है, परफेक्ट पढ़ाया हुआ है। जितने भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दूंगा। जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, ये टॉपिक मैं 4 से 5 दिन का प्लान कर रहा हूं और 4 से 5 दिन में इस टॉपिक को हम एंड करेंगे। और इसमें लगभग ये मान के चलना हम सारे एमसीक्यू जितने भी होंगे अवेलेबल, वो लगभग सारे एमसीक्यू लगा लेंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज का। तो मैं किस तरह से प्लान किया हूं, किस तरह से मैं आपके लिए 2 तरह की पीडीएफ है, एक तो फुल इंग्लिश वर्जन है, एक बाइलिंगुअल मैंने तैयार की है जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा हुआ है। मैं आपको शो कर देता हूं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो जैसे ये वाली पीडीएफ है हमारी, यहां से हम शुरुआत करते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो इसमें क्या है, इस पीडीएफ में ऊपर हिंदी में लिखा है, नीचे इंग्लिश में लिखा है, ऊपर हिंदी में लिखा है, नीचे इंग्लिश में लिखा है, ऊपर हिंदी में लिखा है और नीचे इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, इस तरह से ये अरेंज की गई है पीडीएफ, ताकि सब बच्चों को क्लियर समझ आए। पहले एक बात बता दो, पीडीएफ में एक एक शब्द बड़ा क्लियर दिखना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है, थोड़ा भी उसमें प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता दो, मैं उसकी सेटिंग को चेंज करके आपको क्लियरिटी को इंक्रीज कर सकता हूं। ठीक है, मतलब एक इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, एग्जाम लेवल इजी होगा अर्जुन, लेकिन कंपटीशन लेवल हाई होगा। एग्जाम लेवल विल बी इजी बट कंपटीशन लेवल विल बी हाई। तो सबसे पहले आवाज का प्रॉब्लम है, सबसे पहले मुझे क्लियर कर दो, एकदम दिखना और आवाज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे। पहले आवाज और जो दिखाई देना है कंटेंट का, ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 4 से 5 दिन में हो जाएगा सौरभ नोटियाल, कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बताऊं 4 to 5 डेज में कभी कभी डबल वॉइस है, कभी कभी डबल वॉइस है, कभी कभी परफेक्ट है सभी, अर्जुन कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ऑल क्लियर सर। ठीक है, अभी सही है ना सभी को। कल के दिन क्या हुआ था, कल मैंने एक साथ 2 जगह लाइव कर दिया था, एप्लीकेशन में भी यूट्यूब पे भी। उससे क्या हुआ था, ऐप के अंदर थोड़ा सा बग आने शुरू हो गए थे, वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाई थी उतनी हाई। इंजीनियरिंग ड्राइंग लेक्चर 3 मिसिंग है, आई थिंक मैं चेक करूंगा, अदरवाइज यूट्यूब पे ना पढ़ाया मैंने, अगर मिसिंग है तो उसमें ऐड करवाऊंगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। चलो अब लेट नहीं करते हैं, मैं आपको दिखा दूं जो टॉपिक्स हैं हमारे ड्राफ्ट्समैन के अंदर। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं डे 1 से ही क्या क्या हम कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। जो हमारा ये टॉपिक है ना, सबसे पहले हम अभी देखो पूरे सिलेबस पे फोकस करते, हम उससे पहले ही क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक चीज पे फोकस करते हैं कि हमें अभी क्या करना है अगले 4 से 5 दिन में। मैं आपको बताता हूं, पहले जो सबसे पहले मैं आपका टारगेट कर रहा हूं टॉपिक, ये वाला ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें सबसे पहले आज सेफ्टी जर्नल रेगुलेशन ऑब्जर्व्ड इन द इंडस्ट्री, फिर हम इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड पे जाएंगे और इंट्रोडक्शन टू पीपीई। पीपीई क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, फिर हम ये पढ़ेंगे और फिर रेस्पॉन्स टू इमरजेंसीज लाइक फायर अलार्म, पावर फेलियर आदि, इन सब के ऊपर जाएंगे। इसमें आपको एक वो भी मेंशन किया है कि आपको कहां से पढ़ना है, तो एक नोट्स उन्होंने बताए हैं एनसीईआरटी करके। ठीक है, उसी नोट्स का मैंने रेफरेंस लिया है, उसी के तहत मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बस मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में उसे अरेंज कर दिया है ताकि वो समझने में थोड़ा आसान हो जाए। अगर कोई बात इंग्लिश में नहीं समझ आ रही है वो हिंदी में समझ आए। मुझे भी ऐड कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐड होने के लिए नोटिफिकेशन के अंदर एक लिंक आएगा लेक्चर के बाद। ठीक है, आफ्टर दिस लेक्चर यू विल गेट ए लिंक इन योर नोटिफिकेशन बॉक्स एंड यू क्लिक ऑन दैट लिंक, यू विल ज्वाइन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो बड़ा ये मत समझना क्योंकि तुम जेई की तैयारी कर रहे थे, तुमने सिविल के सब्जेक्ट्स पढ़े थे, तो थोड़ा सा अलग तो लगेगा, थोड़ा सा अलग तो लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज दिस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक। अब हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, मतलब ऑक्यूपेशन के दौरान आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित बात होने वाली है सारी, और क्या क्या हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक थ्योरी पढ़ा दी और बस थ्योरी छोड़ दी, मैं इसके एमसीक्यू भी दिखाऊंगा आपको। एमसीक्यू कैसे होंगे एक बार दिखाई देता हूं सारी चीजें।
ठीक है, एमसीक्यू आपको मैंने जो लगा के दिए हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एमसीक्यूज, इस तरह से मैंने एमसीक्यू, ये फाइल मैं आपको दूंगा, आप इसे प्रिंट करा सकते हो। इन जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल रिजल्ट ऑफ पुअर सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स इन ए वर्क प्लेस, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा। यू कैन एक्सेप्ट 2 और 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर एग्जाम। 2 या 3 क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बार यूके ट्रिपल एससी करा रहा है। इससे पहले ये एग्जाम ड्राफ्ट्समैन ने कराया था, आई थिंक एक ही सवाल इससे पूछा था यूके पीएससी ने, जो पिछला एग्जाम हुआ 2023। 2017 का अगर पेपर आपके पास हो, उसका रेफरेंस आप लेना, ठीक है। और यूपी के सिलेबस में तो ये बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि 5 नंबर का आने वाला है। आई थिंक 4 to 5 नंबर कुछ ऐसा लिख के दिया है यूपी के सिलेबस में। तो नहीं, कोई चेंज नहीं है। अब वो हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। देयर इज नो चेंज। मैंने देख लिया दोनों सिलेबस, आप ध्यान से देखोगे तो वही सिलेबस है, सेम, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन का पेपर पूरे इंडिया में एक ही सोर्स से पढ़ाया जाता है, वो है निमी, वहीं से पढ़ाया जाता है और कहीं से नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। ये पूरी हिंदी, अरे लिखा तो है देखो। अगर तुम मुझसे ये कहोगे सर मुझे अंग्रेजी छोड़ दो, पहले अंग्रेजी लिखा है फिर हिंदी, सेम चीज हिंदी में लिखी है। अगर तुम मुझे कहोगे सर पूरा हिंदी में ही प्रोवाइड कर दो, तो मैं वो पूरा हिंदी इंग्लिश हटा दूंगा, उसमें से हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट बाइलिंग, अगर तुम चाहोगे सर पूरा इंग्लिश में ही दे दो, तो पूरा इंग्लिश वाला भी डाल देंगे, फुल इंग्लिश मटेरियल, उसमें मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मैं हिंदी वाला हटा दूंगा उसमें से, ठीक है। आई थिंक नोट्स मत बनाना, आज मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसी पे मार्क करके चलते रहना, ठीक है। नोट्स बनाने की मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कुछ की पॉइंट है तो वो आप नोट डाउन करते रहना, की पॉइंट्स, कि हाँ ये बात याद रखने लायक है, ये बात याद रखने लायक है, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। याद रखना ये जो लेक्चर है एक्सक्लूसिवली ड्राफ्ट्समैन और ड्राफ्ट्समैन के स्पेशल टॉपिक 2 ही सब उसमें आएंगे, और किसी कोर्स के अंदर नहीं आएंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई आरआरबी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, तो उन एग्जाम्स उनमें नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन भी हिंदी में कर देंगे, तुम टेंशन फ्री रहो, ठीक है। उसके लिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो जिस लैंग्वेज में जो बच्चा चाहेगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना कि सर इस लैंग्वेज में दे दो, उसी लैंग्वेज में मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहो। फाइल सारी आपको ऐप के अंदर मिलेंगी, कोर्स के अंदर। अब पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं, चैट बॉक्स रोक दो, अभी कमेंट्स रोक दो ताकि हम पढ़ सके, ठीक है। चलो तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बेसिक बात है कि किसी व्यवसाय के दौरान, किसी भी काम के दौरान जो किसी इंसान की सेफ्टी है, सुरक्षा है और उसकी जो हेल्थ है, उसको लेकर हम कंसर्न है और उसी विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कहता है जो वर्क प्लेस सेफ्टी है, वर्क स्पेस सेफ्टी है, वो जिम्मेदारी होती है ऑनर ऑक्युपायर ऑफ द इंडस्ट्री हैव टू कंप्लाई विद लीगल डायरेक्शंस। तो जो भी मालिक होता है उस कंपनी का, उसको उसकी जिम्मेदारी होती है, जो उस प्रॉपर्टी को एक्वापाई किया है उसकी जिम्मेदारी होती है जितने भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस है सेफ्टी को लेके लोगों की, उन सबको फॉलो करे, ठीक है, उन सबको फॉलो करे। जैसे किसी जगह पर आप काम कर रहे हो, वहां पर फायर सेफ्टी के लिए उसे फायर एक्सटिंग्विशर रखने पड़ेंगे। जैसे कहीं इलेक्ट्रिक वाला काम है, मशीन्स का काम है, तो वहां पर जो प्रॉपर ग्लव्स हैं, जो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे अवेलेबल होने चाहिए। तो इस तरह की बात ये लिखी गई है, हेल्थ एंड वेलफेयर टू ऑफ दियर एम्प्लॉइज। अच्छा, तुम कितना समझ पाए इसका साथ के साथ टेस्ट भी कर लेंगे लास्ट में ना। अभी पढ़ते हैं और फिर सीधे एमसीक्यू लगाएंगे और देखेंगे कितनी बात हमें समझ आ गई है, ठीक है। कार्यस्थल याद रखना, हिंदी में अगर आप देखोगे, उद्योगों के मालिक कब्जेदारों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल के लिए कानूनी निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इसी प्रकार श्रमिकों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे भी सुरक्षा मानदंडों का पालन करें। भाई दोनों की जिम्मेदारी है। जो ओनर है वो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा सेफ्टी के लिए, और जो वहां पर काम कर रहा है उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि वो सेफ्टी बनाए रखे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है? जो काम करते समय व्यवसाय की हेल्थ है, हेल्थ एट वर्क, मतलब काम जहां कर रहे हैं वहां पर जो हेल्थ है उसे हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहते हैं, इज आल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य को व्यावसायिक स्वास्थ्य भी कहा जाता है। जो कार्यस्थल पर स्वास्थ्य होता है उसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या पढ़ रहा हूं और क्या क्या है ये, लेकिन बात यह है कि भाई एग्जाम में आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बात यह है एग्जाम में आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य को व्यवसायिक स्वास्थ्य भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को उनके दैनिक कार्य में को इस ज्ञान के साथ करने में सक्षम बनाना है कि वे किन स्वास्थ्य जोखिमों के संपर्क में है और कार्य क्षेत्र में इन जोखिमों की से उनकी सुरक्षा करनी है। तो जो भी वर्क प्लेस है आपका, जहां पर भी आप काम करते हो,
वहां पर क्या क्या रिस्क है डे टू डे वर्क करते वक्त समय, और उनसे हम कैसे बचेंगे, इन सभी चीजों को हमें देखना है। प्रिवेंटिंग देम एट द वर्क स्पेस, उनसे बचना, उन्हें रोक देना, पहले ही आपके साथ वो हादसा ना हो उसे रोकना, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है टॉपिक का। गुड सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिस कैन आल्सो रिड्यूस एम्प्लॉय इंजरी। तो अगर हम अच्छे से सुरक्षा और हेल्थ प्रैक्टिस रखेंगे तो इंजरी और इलनेस का चांस जो होगा कम होता चला जाएगा, इंक्लूडिंग मेडिकल केयर, सिक लीव एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट कॉस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है हम लोगों को कि बेसिक हेल्थ का जो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली रिलेटेड है हमारी व्यवसायिक स्वास्थ्य से। और व्यवसायिक स्वास्थ्य हम मानते हैं जब हम काम करते हैं कहीं पर, वहां पर हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, किस किस तरह से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जैसे मैं सपोज करो मैं किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा हूं जहां पर रेडिएशन होता है। अब अगर रेडिएशन होता है किसी स्थान पर तो वहां पर खतरा क्या रहेगा, वहां पर खतरा रहेगा कि मेरा बॉडी भी रेडिएशन के संपर्क में आएगी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन किट्स चाहिए जाके मेरी बॉडी बची रहे। तो इसका मतलब हुआ जो मेरे पास जो सेफ्टी है, जो हेल्थ प्रैक्टिसेस है, उसमें मुझे ध्यान रखना है। अगर मैं एज ए ओनर सोचूं और मैं इन चीजों का ध्यान रखूं तो फायदा मुझे ही होगा अल्टीमेटली। क्यों होगा मुझे फायदा, मुझे इसलिए फायदा होगा कि मैं मेडिकल केयर जो अपने एम्प्लॉइज को दूंगा उससे बचूंगा, जो सिक लीव वो लेंगे, बीमार हो जाएंगे तो छुट्टी लेंगे, उससे मैं बचूंगा। और डिसेबिलिटी बेनिफिट, अगर किसी को कोई नुकसान हो गया, किसी का हाथ चला गया, पैर चला गया, तो उससे जो मुझे उसे मुआवजा देना पड़ेगा मैं उससे भी बचूंगा। तो एज ए ओनर हमें क्या देखना है, या फिर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमें ये देखना है कि हमारे वर्क प्लेस पर सेफ्टी प्राइम कंसर्न होना चाहिए। इसी को रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल बेसिक है भी। ये कहता है आईएलओ और डब्ल्यूएचओ। आईएलओ क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आईएलओ इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ज्वाइंट था इन दोनों का, आईएलओ डब्ल्यूएचओ का। इन्होंने 3 गाइडलाइन दी थी हमें। आईएलओ और डब्ल्यूएचओ ने हमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में 3 गाइडलाइन दी है। क्या है वो गाइडलाइंस, ठीक है, वो गाइडलाइंस है सबसे पहले श्रमिकों का स्वास्थ्य और कार्यक्षमता का संरक्षण और संवर्धन, दैट इज मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ वर्कर्स, मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड वर्किंग कैपेसिटी। देखो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गन, इन दोनों ने एक ज्वाइंट वेंचर किया और व्यवसायिक स्वास्थ्य को लेके इन्होंने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 3 चीजों का मुख्य ध्यान व्यवसायिक स्वास्थ्य में रखना चाहिए। पहला चीज उसने बताया, श्रमिकों का जो स्वास्थ्य है, जो लेबर का हेल्थ है वहां पर, और कार्य क्षमता का संरक्षण और संवर्धन, दैट इज मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड वर्किंग कैपेसिटी। तो याद रखना जो भी कार्य कर रहे हैं श्रमिक वहां पर, उनकी हेल्थ को लेके मेंटेनेंस और उसका प्रमोशन, मतलब प्रमोशन इन द सेंस कि उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए, ठीक है, उनका संरक्षण किया जाए और संवर्धन किया जाए। इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग एनवायरमेंट एंड वर्क टू बिकम कंडक्टिव टू सेफ्टी एंड हेल्थ, कार्य वातावरण में सुधार किया जाए, एनवायरमेंट को इंप्रूव किया जाए, दूसरा उसका ही है, कार्य शुद्ध में सुधार किया जाए और काम को सुरक्षा और स्वास्थ्य के अनुसार अनुकूल बनाया जाए। तो जो कार्य हमारा है उसे सुधार और उसके सुरक्षा के अनुकूल और स्वास्थ्य के अनुकूल बनाया जाए। और तीसरा उनका है डेवलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग कल्चर इन डायरेक्शन। क्या कह रहा है, कार्य संगठन और कार्य संस्कृति का ऐसा विकास हो जो कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा का समर्थन करे। ऐसा करते हुए एक सकारात्मक सामाजिक माहौल सुचारू संचालन को बढ़ावा दे और उद्योगों की उत्पादकता भी बढ़ सके। तो ओवरऑल ये कह रहा है, तुमने कई बार कॉर्पोरेट के कल्चर्स को महसूस भी किया होगा, वहां पर डब्ल्यूएचओ की ये गाइडलाइंस हैं कि जो श्रमिकों का स्वास्थ्य है और उसका संरक्षण और संवर्धन करो। कई बार लोग अपने एम्प्लॉयर्स का ब्लड टेस्ट कराते हैं या फिर एम्प्लॉइज का, कई बार अपने एम्प्लॉइज को वो पार्टिसिपेट कराते हैं किसी इवेंट में कि भाई यहाँ पर आप ब्लड डोनेट करो, है ना, या फिर वो कई बार उन्हें एंगेज करते हैं तरह तरह की एक्टिविटीज में, ताकि उनका जो वर्क बेसिकली जो उनका जो कार्य है वो इंप्रूव हो पाए। ताकि उनकी इंप्रूव कैसे होगा, ताकि उनकी मतलब उनकी पहले हेल्थ अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो इसीलिए कह रहा है मेंटेनेंस एंड प्रमोशन, अपने श्रमिकों का स्वास्थ्य को ध्यान रखो। दूसरा, इंप्रूवमेंट करो अपने वर्किंग एनवायरमेंट में, वर्किंग एनवायरमेंट इतना रफ ना हो कि एक आदमी उसमें बीमार पड़ना शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि वर्क स्ट्रेस होती है, काम के लिए प्रति बहुत ज्यादा, अगर आप उसकी कैपेसिटी ज्यादा काम कराएंगे तो वहां पर हादसे भी होने के खतरे हो सकता है। तो कार्य वातावरण में सुधार करो, काम को सुरक्षा और स्वास्थ्य के अनुकूल बनाओ। और फिर क्या पूछ रहा है कि वो कह रहा है कार्य संगठन और कार्य संस्कृति का ऐसा विकास हो, डेवलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क कल्चर इन ए डायरेक्शन दैट सपोर्ट्स हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। जो हेल्थ और सेफ्टी वर्क पर, मतलब वर्क पर जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, उसे उसका ध्यान रखे।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। ओके, तो ध्यान रहेगी ये बात सभी को, क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आपको ये ध्यान रखना है। अब तुम कई बार ऐसा लगेगा कि किस तरह से यहां पर एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, देखो, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज इन एन इंडस्ट्री? ओनली द गवर्नमेंट, ओनली द एम्प्लॉइज, बोथ ओनर एंड ऑक्युपायर ऑफ द इंडस्ट्री एंड द वर्कर। तो आंसर विल बी सी, बोथ। ठीक है, आंसर विल बी, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज इन एन इंडस्ट्री? किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉइज की सेफ्टी और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जैसे कि हमने यहां से एक्सट्रैक्ट किया, ओनर और ऑक्युपायर जो होता है वही जिम्मेदार होता है। ठीक है, और ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का प्राइमरी फोकस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स इन द वर्क स्पेस, एनिमल्स को, जानवरों की रक्षा करना। प्रोटेक्टिंग सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर, तो आई थिंक बी हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग सेफ्टी हेल्थी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो कहने का मतलब यह है, जस्ट सुनने मात्र से ही आपके एमसीक्यू बनने शुरू हो जाएंगे, इस तरह का टॉपिक है ये। मतलब टफ नहीं है, अजीब सा है थोड़ा, लेकिन जैसे ही हम पढ़ेंगे, देखो उस बारे में निश्चिंत हो जाओ। अभी पेपर किस तारीख को होगा, किस तारीख को नहीं होगा, हमें नहीं पता। आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। जैसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोटेंशियल रिजल्ट ऑफ पुअर सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स? अगर हमने अच्छी सेफ्टी नहीं रखी है वर्क प्लेस पर, ठीक है, वर्क प्लेस पर हमने अच्छी से पुअर सेफ्टी और हेल्थ मेजर्स रखे नहीं रखी है, मतलब वो कह रहा है, मतलब पुअर सेफ्टी और हेल्थ मेजर होने के कारण इनमें से कौन सा नहीं होगा? वो कहता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एक्सीडेंट, इंजीनियर और डिसीज। तो बेसिक सी बात है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी अगर आपका पुअर सेफ्टी और हेल्थ मेजर्स होगा वर्क प्लेस पर। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा आपका। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि किस लेवल पे किस किस तरह के क्वेश्चन हमें से पूछ रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, सुनते सुनते ही तुम्हें ये टॉपिक एक तरह से समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि ये इसमें क्या काम होना है। अजीब सा है बट भारी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी। अब जैसे हिंदी में लिखा है, औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में रोजगार और कार्य स्थितियां अन्य महत्वपूर्ण निर्धारणों को शामिल करती हैं, जैसे कि कार्य के घंटे, वेतन कितना मिल रहा है, मैटरनिटी लीव मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना, कार्य क्षेत्र की नीतियां, स्वास्थ्य संवर्धन और सुरक्षा प्रावधान आदि। तो वो कहता है इंग्लिश में अगर रीड आउट करें तो इंग्लिश में ये लिख रहा है एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन, रेशोज बता देना। ठीक है, बता देंगे। ठीक है, थोड़ा सा शुरू पढ़ लेते हैं पहले। एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी एम्ब्रेस अदर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जब भी हम किसी वर्किंग कंडीशन में कार्यरत हैं तो उस कंपनी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, जो हमारी हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी हमें प्रदान हो रही है, वर्क स्पेस की नीतियां क्या हैं, जो हमारा मैटरनिटी लीव है, मातृत्व छुट्टी है, वो अवकाश मिलता है कि नहीं मिलता है, हेल्थ प्रमोशंस हैं कि नहीं है, कि लोगों की हेल्थ को प्रमोट किया जाए ताकि बेटर हेल्थ रहे। जैसे हेल्थ प्रमोशन में कई लोग क्या करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई हम रनिंग करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ये काम करेंगे, अगर आप हेल्थ में ये टारगेट अचीव करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड हेल्थ प्रमोशन। प्रोटेक्शन प्रोविजन, सुरक्षा के लिए हमने क्या क्या वहां पर इंतजाम कर रखे हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, हेल्थ ऑफ वर्कर वाज सेवरल डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर्स एट द वर्क स्पेस लीडिंग टू एक्सीडेंट, मस्कुलोस्केलेटल डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज, हियरिंग लॉस, सर्कुलेटरी डिसीज, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, कम्युनिकेबल डिसीज एंड अदर्स। वो कहता है हेल्थ जो वर्कर की होती है उसमें कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। जो लोगों की स्वास्थ्य है उसमें, आप अगर कहीं वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, उस वर्क प्लेस पर आपको कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, ये सेशन रिकॉर्डिंग फॉर्म में केवल दो ही जगह आपको मिलेगा।
पहला ये आपको मिलेगा ड्राफ्ट्समैन के कोर्स में और दूसरा ड्राफ्ट्समैन स्पेशल कोर्स में। ठीक है, बाकी आज जो पहला लेक्चर है वो सभी कोर्सेज में लाइव है, तो वहां सबको दिख जाएगा। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आरआरबी और एसएससी वाले एस्पिरेंट्स को कि ये करें कि ना करें, जिसका मन वो करने का है तो सिर्फ वही करे, इधर मत आए फिर। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है, बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो वो कहता है कर्मचारियों के स्वास्थ्य के कई निर्धारक होते हैं। भाई क्या क्या निर्धारक हो सकते हैं, जैसे दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, हाथ पे चोट लग गई, पैर पे चोट लग गई, कुछ और हो गया। मांसपेशी और कंकाल तंत्र की बीमारियां, मतलब मांसपेशियां उसकी खराब हो गई, जैसे सपोज करो आप कई कई घंटे लगातार बैठ के काम कर रहे हो तो आपकी सर्वाइकल होना शुरू हो जाता है। आपके जो कंप्यूटर पे आप टाइप करते हो तो आपकी उंगलियों के अंदर नमनेस आनी शुरू हो जाती है ना, आपकी मांसपेशियों के अंदर अकड़न जकड़न टाइप की आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, श्वसन रोग, सांस से संबंधित आपको बीमारी हो सकती है अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई फ्यूम, कोई धुआं, कोई धूल आ रही है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्षमता जा सकती है अगर वहां पर बहुत ज्यादा आवाज के में काम कर रहे हो, कोई सर्कुलेटरी डिसीज जो एक दूसरे से चलती है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, आपको तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव काम की वजह से, आपको कम्युनिकेबल डिसीज जो संचारी रोग है फैलने वाले, और अन्य बीमारियां भी आपकी हो सकती है। क्रिएटिंग सेफ एंड हेल्थी वर्क कंडीशन इज ए चैलेंज फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एज ए न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू पैटर्न फॉर वर्क फास्ट ग्रोइंग द चैलेंज एंड चैलेंजेस चेंजेस रिजल्टिंग इन न्यू रिस्क एंड डिसऑर्डर आर मैनी। तो ये तो खैर बेसिक बात हो गई कि सभी उद्योगों के लिए आज के समय में बहुत ज्यादा चुनौती है कि कार्य के स्थान पर ये सब चीजों को ध्यान रखा जाए, कार्य के स्थान पर ये सब चीजों का ध्यान रखा जाए। When safety and health measures are not followed or fail, accident, injuries and disease, even deaths may occur। वो कहता है जब सुरक्षा स्वास्थ्य उपकरण का पालन नहीं किया जाता है तो दुर्घटनाएं होती हैं, चोटें लगती हैं, बीमारियां हो सकती हैं और यहां तक कि आदमी की डेथ भी हो सकती है इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर? तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है आपको सेफ्टी फीचर्स को फॉलो करना। अभी हम देखते चलेंगे और क्या क्या चीजें आगे देखो आगे चलते रहेंगे ना, लेक्चर इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। शुरुआत बड़ी बोरिंग होगी लेकिन लेक्चर धीरे 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 इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, तुम्हें फिर इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, देखते चलना। जैसे वो कहता है उद्योग कार्य करने वाले लोग, उनके परिवार तथा आश्रित जनसंख्या, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी प्रथाओं के लाभान्वित तो वो कहता है इंडस्ट्री में जो भी काम करता है, जिसके तुमने पहले पिक्चर्स में देखी है कि इंडस्ट्री में अगर कोई काम करता है, वर्किंग पॉपुलेशन अलोंग विद their families and dependent population will benefit from the good practice of the occupational safety and health। तो अगर आप occupational safety और health को ध्यान में रखते हो तो उससे जो उनके परिवार वाले हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, उन्हें मिलेगा ही, जब उनके परिवार का व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उनके लिए बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो सेफ्टी प्रॉब्लम इन वर्क सेटिंग रेंज फ्रॉम इमीडिएट थ्रेट लाइक टॉक्सिक सब्सटेंस, ग्रीवियसली बॉडी इंजरीज टू स्टेबल progressive dangers such as repetitive motion injuries, high noise levels and air quality। वो कहता है जो सुरक्षा की समस्या वो दो प्रकार की होती है, एक तो जिसमें तुरंत आपका काम तमाम हो सकता है, डेथ हो सकती है, और दूसरा वो जिसमें आप बार बार कोई काम कर रहे हैं उससे आपको नुकसान हो रहा है। तो दो तरह से आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कार्यस्थल पर सुरक्षा समस्याएं तत्काल खतरों, जैसे जहरीले पदार्थ के संपर्क में आ गए इंडस्ट्री में, या कोई गंभीर शारीरिक चोट लग गई। ठीक है, तथा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, धीरे धीरे होने वाले खतरों, जैसे बार बार होने वाली गति से चोटें, उच्च शोर और वायु गुणवत्ता अगर वहां अच्छी नहीं है। तो ये दो तरह के आपके हेल्थ कंसर्न नोटिस किए गए हैं, एक तो जिसमें इमीडिएट कुछ ना कुछ हो जाएगा और एक जिसमें इमीडिएट कुछ नहीं होगा बट धीरे 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 आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ध्यान रखना है। अब कितनी तरह के आपको नुकसान हो सकते हैं, हैजर्ड कितनी तरह के हो सकते हैं, वैसे तो कई तरह के हैं लेकिन तीन तरह के मेन क्लासिफाई किए हैं, वैसे तो कई सारे तरीके हैं। जर्नल वो कहता है जर्नल हैजर्ड एंड द वर्कप्लेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। वो तीन खतरे क्या हैं, सबसे पहले रासायनिक खतरा, दूसरा एग्रोनॉमिक खतरा और तीसरा फिजिकल खतरा। रासायनिक खतरा आपको पहले से ही पता है कि किसी केमिकल के संपर्क में अगर आप आ गए तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो केमिकल हैजर्ड इन विच द बॉडी एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स, शरीर जिसमें शरीर विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करता है, कि कुछ ऐसा टॉक्सिक एलिमेंट आपकी बॉडी में चला गया जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा था। दूसरा एग्रोनॉमिक क्या होता है, एग्रोनॉमिक क्या होता है, जब आप किसी जगह पर काम करते हैं तो आपकी बॉडी किसी, या तो खड़े होकर आप काम कर रहे हैं लगातार या बैठकर आप काम कर रहे हैं लगातार, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर धीरे 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 समय के साथ साथ कुछ बदलाव होते हैं जिससे आपका शरीर खराब होना शुरू हो जाता है। इन विच द बॉडी स्ट्रेन्ड, इंजर्ड, ऑफन ओवर एंड एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब जिसमें शरीर लंबे समय तक काम के स्वभाव
उसकी आवृत्ति या तीव्रता के कारण थकता है या घायल हो जाता है। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया, गर्दन में जो दर्द होता है सर्वाइकल का, ये लोगों को इसलिए होता है, बहुत लंबे समय तक काम करते रहेंगे एक ही एनवायरमेंट में, तो ये एग्रोनॉमिक के खतरे में काउंट होगा। दिस इज काउंटेड इन द एग्रोनॉमिक। जैसे कंप्यूटर पे कोई टाइपिंग कर रहा है, उसकी फिंगर्स में नमनेस आ सकती है, तो ये भी एग्रोनॉमिक के अंदर काउंट होगा। कोई बैठा है लगातार चेयर पर, तो उसकी बैक के अंदर पेन शुरू हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, ऑब्जर्व किया जाता है, बैक में पेन शुरू हो जाता है, तो वो भी एग्रोनॉमिक में, क्योंकि उसका सिटिंग पोस्चर खराब हो रहा है। तो ये सारे खतरे एग्रोनॉमिक के अंदर आते हैं, जिसमें बॉडी का सिटिंग पोस्चर हो, चाहे उसके सर्वाइकल हो, चाहे फिंगर्स के अंदर नमनेस आना हो, इस तरह के जितने भी खतरे होते हैं वो एग्रोनॉमिक होते हैं। याद रहेगा बात ये। और तीसरा है फिजिकल। फिजिकल में कुछ आपको शरीर में नुकसान हो चुका है डायरेक्ट, ठीक है, जैसे कह रहा है इन विच वर्कर इज एक्सपोज टू हार्मफुल एलिमेंट और फिजिकल डेंजर सच एज हीट और मूविंग पार्ट्स। ठीक है, या तो कोई मशीन है, वो उससे आप टकरा गए, कुछ आपको चोट लग गई, या फिर आपको इतनी ज्यादा गर्मी वहां पर हुई तो आपको हीट एक्सोशन या हीट स्ट्रोक आ गया। हीट एक्सोशन अलग होता है और हीट स्ट्रोक अलग होता है, क्योंकि फैक्ट्री में जब मशीनें रन करती हैं तो वहां पर आप ये समझ सकते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी। और गर्मी के बढ़ने से क्या होता है फिर? गर्मी के बढ़ने से क्या होता है? गर्मी के बढ़ने से होता यह है बच्चों कि आपको गर्मी के बढ़ने से या तो हीट एक्सोशन आ जाएगा, हीट स्ट्रोक आ जाएगा। उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये समझ आ गया होगा बेसिक हमारे पास जो हैजर्ड है। वैसे तो और भी है, वो अगली जो फाइल है हमारी हैजर्ड वाली, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे सारे हैजर्ड्स। ठीक है, उसमें सारे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो याद रखना। और वही कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप किसी भी बीमारी को होने से पहले उसे रोकथाम करो उसकी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बचाव करो रेदर देन कि आप उसे क्योर करने की तरफ जाओ। ठीक है, तो वो क्या कहता है, कोई भी कार्यस्थल हमेशा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। नो वर्क प्लेस इज ऑलवेज कंप्लीटली सेफ। नो वर्क प्लेस इज ऑलवेज कंप्लीटली सेफ। कोई भी कार्यस्थल पूरी तरह से सेफ नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑल द टाइम वाइल सम वर्क प्लेसेस प्रेजेंट ग्रेटर रिस्क देन अदर्स। और कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिनमें बहुत ज्यादा डेंजर है दूसरों की तुलना में, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। हेंस ऑल इंडस्ट्री शुड डेवलप एबिलिटी टू कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट। अतः सभी इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट कैरी के लिए वहां पर एक रिस्क असेसमेंट नोट डाउन करना चाहिए कि इस इंडस्ट्री का रिस्क असेसमेंट कितना है। मान लिया कोई इंडस्ट्री है, कोई जिसमें मशीनें नहीं है, सिर्फ वहां पर कंप्यूटर टाइप के कुछ चीजें रखी है, उनसे कोई प्रोडक्शन मशीन ऑपरेट हो रही है। एक वो है जहां पर मशीनों के अंदर फिजिकली लेबर एंटर कर रही है, तो जहां पर फिजिकली मशीनों को लेबर हैंडल कर रही है वो ज्यादा रिस्क में होगी, और जहां कंप्यूटर द्वारा हैंडल हो रही है वो कम रिस्क में होगी। तो इस तरह से रिस्क असेसमेंट होता है। हेंस ऑल इंडस्ट्री शुड डेवलप द एबिलिटी टू कैरी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड टेक ऑल प्रिकॉशनरी स्टेप्स। और जितने भी दुर्घटना की संभावनाएं हो सकती है किसी इंडस्ट्री में, उन्हें उसका आकलन करना चाहिए, और आकलन या मूल्यांकन करने के बाद अक्षमता विकसित करनी चाहिए ताकि कार्य बल की सुरक्षा सुनिश्चित करी जा सके। क्लियर है पॉइंट? ये समझ आया? वो कह रहा है कि ये कलेक्टिव एफर्ट होता है सभी के लिए, और सभी को इससे बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, स्वास्थ्य और सुरक्षा के जोखिमों को पर्याप्त नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर कर्मचारियों से परामर्श करें। ठीक है, सुरक्षित संयंत्र उपकरण प्रदान करें। तो ये कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिखे हैं कि जो ध्यान में रखने हैं। सामूहिक प्रयास है, अच्छी बात है, जिसमें कार्यबल के प्रत्येक सदस्य को शामिल किया जाता है। जिसमें कार्यबल मतलब जो वर्क फोर्स है एंड इंडस्ट्री के अंदर, उसका हर व्यक्ति शामिल होता है। हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि वो निम्नलिखित कार्य करें। वो जितने भी वर्क फोर्स है वहां पर उन्हें निम्नलिखित कार्यों को करना चाहिए। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि सिंपल लेथ वगैरह ये होती है, इनमें दिक्कत आ जाती है बहुत। ठीक है, क्योंकि जो लेथ मशीन होती है उस पर रिस्क ज्यादा होता है। तो वो कहता है प्रोवाइड एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का पर्याप्त नियंत्रण प्रदान करें। मतलब एडिक्वेट कंट्रोल क्या हुआ? मतलब एडिक्वेट कंट्रोल माने आपका नियंत्रण हो, जब आप किसी काम को करने जा रहे हो तो आपको उससे कितना दूरी रखना है, किस तरह से उससे काम करना है, आपने प्रोटेक्शन किट का यूज किया है कि नहीं किया है, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए। कंसल्ट करो, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर कर्मचारियों से परामर्श करें। कंसल्ट एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसे ज्यादा अच्छे से पता होता है कि यहां पर कितना रिस्क है। अगर मैं कहीं काम कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता होगा मेरा कितना रिस्क है। तो एम्प्लॉय से कंसल्ट करो जो वहां काम कर रहा है। और प्रोवाइड एंड मेंटेन सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। और सुरक्षित संयंत्र और उपकरण वहां पर प्रदान करें जिन्हें पहनकर वो लेबर काम करे। ठीक है, लेबर जब काम करती है तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, आप उन्हें वो प्रॉपरली प्रोवाइड करो। सामग्रियों की सुरक्षित हैंडलिंग और उपयोग सुनिश्चित करें।
जो सामग्रियों की सुरक्षित हैंडलिंग है उसका इंश्योर करें। कर्मचारियों को उनका कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए जानकारी, निर्देश, पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करें। तो जितने भी आपके यहाँ वर्क एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन सबको आप प्रॉपर आप ये कह सकते हैं प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड करें कि भाई इस कार्य में ये रिस्क है, ये जोखिम है। जैसे सपोज करो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग रोड कंस्ट्रक्शन पे काम करवा रहे हो और लेबर बहुत सारी है, तो लेबर को आप क्या क्या बताओगे कि भाई बिटुमेन बहुत गर्म है, आपको अपनी प्रोटेक्शन किट्स पहननी है, शूज पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि बिटुमेन से जो गैसेस निकलती है वो आपको रेस्पिरेटरी डिसीज कर सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि बिटुमेन है तो पेट्रोलियम ही, ठीक है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर जब आप बिटुमेन के एक्सपोजर में आए तो मास्क पहने, कोशिश करें दूर रहें, और जब आ रहे हैं तो मास्क का यूज करें ताकि आप बचे रहें उससे, ठीक है। और अगर उस वक्त आपको जो भी हेल्थ के लिए वहां पर चाहिए ताकि आपको जो सांस से संबंधित बीमारियां न हो, तो उनकी आपको पूरी जानकारी वहां पर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से कर्मचारियों को पूरी तरह से सक्षम बनाना होता है। रिव्यू एंड रिवाइज ऑल द पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी, इन सभी जो भी नीतियां आपने बनाई हैं उनको समय समय पर आप चेक करते रहे। क्लियर है पॉइंट। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स। अब आते हैं अगले पार्ट पर। ये तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, ये हमने टोटल हेल्थ कंसर्न डिस्कस किए किसी इंडस्ट्री के अंदर। अब किसी इंडस्ट्री के अंदर जब काम करते हैं तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या तरीके, मतलब किस तरह के हैजर्ड हैं, क्या क्या सुरक्षाएं रखनी है, कौन जिम्मेदार होगा उन सुरक्षाओं के लिए, इस तरह की बात है। तो इनमें जैसे आप लोगों को ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फिजिकल हैजर्ड इन ए वर्क प्लेस, इनमें से कौन सा फिजिकल हैजर्ड है, केमिकल टॉक्सिन्स, एग्रोनॉमिक स्ट्रेन, हीट एंड मूविंग पार्ट्स। तो आंसर विल बी हीट एंड मूविंग पार्ट्स। ये फिजिकल आपका वहां पर हैजर्ड है। गर्मी ज्यादा बढ़ गई आपके वर्क प्लेस में, या फिर आपका कोई मूविंग पार्ट से आप संपर्क में आ गए, तो वो आपका फिजिकल हैजर्ड में काउंट होगा। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी सभी को, ठीक है। इस तरह का मतलब तुम ये मत समझना कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, भारी सवाल नहीं होगा, बट बेसिक जानकारी वो आपसे मांगेगा बस, ठीक है। आएंगे धीरे धीरे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें आप बिना पढ़े आंसर नहीं कर पाओगे, तो बेसिक जानकारी आपके पास उससे रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे अकॉर्डिंग टू ILO एंड WHO कमेटी ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ 1995, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इनमें से कौन सा व्यवसायिक स्वास्थ्य के लिए 3 में से मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला, मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ वर्कर्स हेल्थ, वर्कर हेल्थ की और प्रमोशन और मेंटेन करना। रिडक्शन ऑफ वर्कर सैलरी को रिडक्शन करना। इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग एनवायरमेंट को सुधारना। डेवलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग कल्चर, वर्क ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग कल्चर को इंप्रूव करना। तो ऑप्शन बी ज्यादा बेटर है, रिडक्शन ऑफ वर्कर सैलरी, ठीक है, ये नहीं होगा। क्लियर। इसका तो सी नहीं है, ऊपर वाले का सी था, हाँ ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गुड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिस, गुड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ प्रैक्टिस के क्या फायदे हैं, ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गुड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में चाहिए ना तो मैं हिंदी में दे दूंगा, अभी मेरे पास समय थोड़ा सा अवेलेबल नहीं था तो मैं इंग्लिश में शो कर रहा हूं आपको, तो मैं ये क्वेश्चन आपको हिंदी में दे दूंगा। क्लियर। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गुड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिस, तो आप मुझे बता सकते हैं, हायर मेडिकल कॉस्ट, इंक्रीज्ड एम्प्लॉय इंजरी, लोअर सिक लीव एंड डिसेबिलिटी कॉस्ट, रिडक्शन इन वर्क स्पेस पॉलिसीज। तो क्या बेनिफिट होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का, मेडिकल कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, एम्प्लॉय की इंजरी बढ़ जाती है, लोअर सिक लीव और डिसेबिलिटी कॉस्ट। तो वैसे ही समझ आ रहा है, रिडक्शन इन वर्क स्पेस एंड पॉलिसीज ये भी नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन जाएगा, लोअर सिक लीव और डिसेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल अंकित कुमार, इसका ए नहीं होगा, इसका सी जाएगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल समझ आ रहा है। बेनिफिट पूछा है ना, आपको मेडिकल कॉस्ट हाई आएगी, वो बेनिफिट तो नहीं हुआ ना, वो तो उसका डिसएडवांटेज टाइप हो गया। आपका सिक लीव कम हो जाएंगी, लोग बीमार कम पड़ेंगे तो बीमारी की छुट्टी कम लेंगे, और डिसेबिलिटी कॉस्ट कम होगी, मतलब कोई व्यक्ति को अगर उसका कोई शरीर का अंग चला जाए तो आपको उसको मुआवजा देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट आपकी इंडस्ट्री पे फिर नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये पूछ रहा है which type of hazard involve strain or injury to the body over a period of time due to repetitive motion or task। आप किसी कार्य को बार बार जब करते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, इनमें से कौन से प्रकार की इंजरी या स्ट्रेन आपकी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होती है। केमिकल हैजार्ड हो सकता है, एर्गोनॉमिक हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हैजार्ड हो सकता है। वो क्या हो सकता है यहां पर, जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग।
ये वाला आप मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 7, बी ऑप्शन, बिल्कुल एर्गोनॉमिक। ठीक है, एर्गोनॉमिक। तो ये जैसे जैसे आप पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि भाई ये चीज है। बिल्कुल, डी, डी नहीं होगा ये नरेंद्र सिंह, डी कैसे हो जाएगा? इसका तो एर्गोनॉमिक होगा, एर्गोनॉमिक हजार्ड। इसका तो बी होगा, सब लोगों ने बिल्कुल सही पहचान लिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। अभी हम टाइम टू टाइम और क्वेश्चंस आपको दिखाता रहूंगा। ठीक है, चलो, केमिकल हैजर्ड, ये एर्गोनॉमिक हैजर्ड। ठीक है, प्रिवेंशन, ये सब हमने देख लिया अभी। ठीक है, हेल्थ सेफ्टी एंड प्रोग्राम्स, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, ये क्या होता है भाई? स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम ये टाइम टू टाइम आप कंडक्ट करते हो। वो कहता है सभी कारणों से यह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी यूनियन स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हो और निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दें। किन किन पैरामीटर्स पर ध्यान देना है? सबसे पहले वर्क स्पेस हैजर्ड आर कंट्रोल्ड एट सोर्स वेन एवर पॉसिबल। मतलब जहां से वर्क स्पेस, वर्क प्लेस जो है, वहां पर जो हैजर्ड है उसका जो स्रोत है उसे ही कंट्रोल करो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मशीनों से बहुत गर्मी हो जाती है तो आप वेंटिलेशन बहुत बढ़िया रखो, सोर्स पे कंट्रोल करो। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है? कंट्रोल ओवर द सोर्स। तो वो कह रहा है कि जो सेफ्टी है उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो सोर्स है हैजर्ड का, वहां पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी मशीन से बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है तो आपको पहले ही कोशिश करनी, या तो मशीन से नॉइज कम हो किसी भी तरह, या फिर अगर वहां पर नॉइज कम नहीं हो पा रही है तो एम्प्लॉइज को सेफ्टी किट्स दी जाए ताकि वो नॉइज की वजह से डेफ या फिर बहरा ना हो जाए। ठीक है, वो कहता है रिकॉर्ड्स ऑन एनी एक्सपोजर आर मेंटेन्ड फॉर मैनी इयर्स। किसी भी जोखिम, अगर कोई भी खतरा है, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो कई वर्षों तक। ठीक है, बोथ वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स, जो कार्यकर्ता है और जो उसे एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, आर इंफॉर्म्ड अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इन द वर्क प्लेस। वो दोनों कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के जोखिमों के बारे में जानकारी दी जाए। ठीक है, एस्टेब्लिश एन एक्टिव एंड इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, और अपनी इंडस्ट्री में एक हेल्थी, एक्टिव और इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी को गठित करें। एक सक्रिय और प्रभावी स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति स्थापित करें जिसमें कर्मचारी और प्रबंधन दोनों शामिल हो। यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रयास निरंतर जारी है। टू ऑब्जर्व दैट वर्कर्स हेल्थ एंड सेफ्टी एफर्ट्स आर ऑनगोइंग। क्लियर है पॉइंट? तो ये अगर आप देखोगे बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं, ये बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वहां से आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। सर आप ड्राफ्ट्समैन का कोर्स कब तक आ रहा है? ये क्या पूछ रहे हो भाई? ड्राफ्ट्समैन का कोर्स कब तक आ रहा है? ये क्या चल रहा है? ठीक है, सागर गौतम, ये क्या चल रहा है? ये क्या है? ये क्या खेतों में गन्ने छीलने की ट्रेनिंग दी जा रही है? ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हो? ऐप पे सर पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया भाई। सर आप ड्राफ्ट्समैन का कोर्स कब तक आ रहा है उन्होंने पूछा, आपने पूछा ऐप पे सर पूछ रहे हैं। भाई लॉन्च हो चुका है, यही तो ड्राफ्ट्समैन के अंदर चलो। व्हाट्सएप ग्रुप पर कैसे ऐड करें? हाँ रुक जाओ, भी व्हाट्सएप ग्रुप पर आज नोटिफिकेशन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से ऐड हो जाना तुषार। ठीक है, वहां से ऐड हो जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन मुझे अभी भी समझ नहीं आया, सागर गौतम ड्राफ्ट्समैन का कोर्स कब तक आ रहा है? ठीक है, ये ड्राफ्ट्समैन का ही कोर्स चल रहा है भाई। ठीक है, वो डायलॉग याद आ गया मुझे, गजब बेइज्जती है, तुमने भी सुना होगा ये। ठीक है, हाँ आज से ही शुरू हुई भाई। अभी तो टेक्निकल ही है। हाँ बिल्कुल, हिंदी वाली पीडीएफ डाल दूंगा, हिंदी वाली पीडीएफ। ठीक है, अभी मैं आपके, मतलब तुम इंग्लिश नहीं चाहते उसमें, केवल हिंदी हिंदी चाहते हो। ठीक है, तो मैं वो वाली पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, मैं 2 फोल्डर बनाऊंगा आपके ड्राफ्ट्समैन कोर्स में, एक हिंदी पीडीएफ, एक इंग्लिश पीडीएफ और एक बाइलिंगुअल पीडीएफ तीसरी। ठीक है, वो जैसे ना, मैं तो वो परेश रावल कहता है मैं 3 तरह के नल लगवाऊंगा,
एक जिसमें ठंडा पानी आएगा, एक जिसमें गर्म पानी आएगा, और पूछेगा तीसरा नल किस लिए, और तीसरा नल इसलिए जिसमें जिसे नहीं नहाने का वो तीसरे नल के नीचे बैठ जाएगा, उसमें पानी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक हिंदी में होगी, एक इंग्लिश में होगी, और एक बाइलिंगुअल होगी। ठीक है, तीन जगह, तीन तरह की पीडीएफ मैं आपके कोर्स में एनरोल कर दूं, मतलब तीनों। और कल शाम तक मैं पूरा हेल्थ एंड हैजर्ड सेफ्टी की सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपको। उसके बाद लेक्चर्स को सिर्फ सुनना रह जाएगा, आपको पीडीएफ को अंडरलाइन करते रहना है, जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल मत किया करो बस। ठीक है, और ये वाला जो जो पार्ट हमने पार्ट किया, ये थोड़ा रोचक नहीं है। आई एक्सेप्ट दैट दिस पार्ट इज नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग, लेकिन आगे जो पार्ट है वो उसमें इंटरेस्ट आएगा। हाँ बिल्कुल, कल भी क्लास होगी, संडे में भी क्लास होगी आपकी। ठीक है, आपका आपका जो टारगेट है मैं बता देता हूं। ठीक है, अभी ये वाली फाइल जो है, हमने हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया, ये वाली फाइल में 2-4 लाइनें और हैं। कल हमारी क्लास होगी, हम जो एक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, जैसे मैंने आपको ड्राफ्ट्समैन का सिलेबस दिखाया, यूपी वालों को भी दिखा देता हूं, कभी यूपी वालों को लगे कि उनसे अलग कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहां पर उनका यूपी वालों के लिए लिखा हुआ था ये वाला, उद्योग में सुरक्षा सामान्य सावधानियों का महत्व, प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, पीपीई, वही है पीपीई, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, आपात स्थिति प्रतिक्रिया, बिजली, आग, अलार्म आदि। तुम ध्यान से देखो, यूपी के सिलेबस में ये हिंदी में लिखा है, और सेम चीज उत्तराखंड के सिलेबस में ये इंग्लिश में लिखी है, तो एक पैसे का अंतर नहीं है। ठीक है, एक भी शब्द का अंतर नहीं है, अगर आप हिंदी इंग्लिश में देखो। नहीं 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 दानिश, ऐसा नहीं है। जो पुराने कोई नया लेक्चर लॉन्च नहीं हुआ है, जो पुराने लेक्चर्स थे वो हटा दिए हैं। ठीक है, पुराने लेक्चर्स में वीडियो क्वालिटी हो सकता है उतनी अच्छी न मिले, जो लेटेस्ट लेक्चर हैं, जो बढ़िया से कवर किया है, जिसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, वो मैंने ऐड करवाए हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो वो भी ऐड करा देंगे ओल्ड के नाम से। ठीक है, हाँ इंग्लिश में भी होगा तो उसमें एज इट इज यही छापा होगा, वो देख के ही पता चल रहा है। ठीक है, तो अंतर नहीं है यूपी और उसके सिलेबस में, एज फार एज ये वाला पोर्शन और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद मैं बिल्डिंग बाई लॉज के नोट्स भी आपके तैयार करूंगा, हो सकता है अगर कल टाइम मिलेगा तो कल मैं फाइनल आपको बिल्डिंग बाई लॉज के भी दे दूंगा। मैं इसके आपको पूरी पीडीएफ प्लस एमसीक्यू सारे एक साथ अरेंज करके दे दूंगा, चैप्टर वाइज दूंगा। और चैप्टर 1 आपका ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन। आज हमने ये समझा सेफ्टी का महत्व, आज हम यही तो डिस्कस कर रहे थे, सेफ्टी का महत्व और जनरल सावधानियां जो हमें रखनी है किसी भी इंडस्ट्री में। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू प्रोटेक्शन एड। यहां पर अभी हमारा थोड़ा सा बचा है। फिर फर्स्ट एड क्या होती है और पीपीई क्या होता है, इनमें कितनी तरह की पीपीई होती है, वो सारा। फिर लास्ट वाला है रेस्पॉन्स टू इमरजेंसीज। तो ये वाले टॉपिक हम इस तरह से कवर कर रहे हैं। समझ आया? अरे वो पुराना कोर्स होगा। ठीक है, वो पुराना कोर्स होगा, और कोई मेरी जानकारी में ऐप में और कौन सा कोर्स लॉन्च हो गया होगा। ठीक है, नहीं है कोई ऐसा कोर्स 2000 वाला। ठीक है, अगर मेरी जानकारी में होगा तो मैं अब देखूंगा, भाई नहीं है मेरी जानकारी में कोई नहीं है। अगर किसी ने किया होगा ऑफिस में तो मैं बात करूंगा, वैसे नहीं है। ठीक है, और होगा भी नहीं कोई ऐसा कोर्स, वो पुराना कोर्स होगा, और डेफिनेटली वो पुराना कोर्स होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये टॉपिक समझ आया, इससे ऑब्जेक्टिव्स भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कहता है इफेक्टिव प्रोग्राम कैन आल्सो हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बोथ वर्कर एंड मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। वो कहता है अगर आप इफेक्टिव प्रोग्राम चलाओगे, इससे दोनों को फायदा मिलेगा, जो आपका वर्कर है उसे भी और जो एम्प्लॉयर है उसे भी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एनकम्पेसेस द सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। तो आपको सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से, फिजिकली अच्छा रखने की कोशिश करता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, इसके और फायदे क्या हैं? पुअर वर्किंग कंडीशन अगर होगी तो पोटेंशियल इफेक्ट होगा वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी पर। अनहेल्दी और अनसेफ वर्किंग कंडीशन कैन बी फाउंड एनीवेयर, वेदर वर्क प्लेसेस इंडोर और आउटडोर। तो अगर अंदर काम हो रहा है, बाहर काम हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि इंडोर वाले में होगा या आउटडोर में होगा, कहीं भी हो सकता है ये। पुअर वर्किंग कंडीशन कैन अफेक्ट एनवायरमेंट वर्कर्स इन लिविंग। तो पुअर वर्किंग कंडीशन उस माहौल को अफेक्ट करती है जिसमें वो वर्कर्स रह रहे हैं। एम्प्लॉयर्स हैव ए मॉरल एंड ऑफन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एम्प्लॉयर होता है उसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि उस चीज का पालन करना जो भी इसके सुरक्षा मापदंड है। वर्क रिलेटेड, कार्य संबंधी दुर्घटनाएं, बीमारियां दुनिया भर में सामान्य है, और अक्सर इन कर्मचारियों और उनके परिवारों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, इफेक्टिव वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स कैन हेल्प टू सेव द लाइव्स ऑफ द वर्कर, रिड्यूसिंग हैजर्ड एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो भी इफेक्टिव वर्क प्लेस है, मतलब ये वही बात बार बार लिखी जा रही है। तो ये फाइल आज आप पढ़ लेंगे और मैं आपको कल तक सारी जो भी फाइल है फर्स्ट एड तक की, वो सारी मैं आपके जो कोर्स है, कोर्स कंटेंट है, उसके अंदर पीडीएफ की फॉर्म में डाल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल कल शाम को लगभग 5 या 6 बजे तक आपको सारा मिल जाएगा। ये कल शाम के 5 या 6 बजे तक। देखो यहां पर मैं आपको थोड़ी सी और बात बता देता हूं, चूंकि हमारा आज पहला लेक्चर है, मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं। देखो सर्वे मैं मॉर्निंग में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं लेटेस्ट, जो भी मैंने पढ़ाए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के। आप ऐसे प्लान करें, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं किस टॉपिक से कितना आ सकता है। सर्वे 100 की अगर हम बात करें, सर्वे के अंदर से आपका 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करूं, यहां से भी 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सीपीएम वाला पार्ट भी पूछा जाता है, मैंने लास्ट टाइम देखा था क्वेश्चन, 2 मार्क्स मैक्सिमम। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं हेल्थ सेफ्टी, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी 5 to 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। कैड में आपके 2 to 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 से 3 सवाल कैड के हो सकते हैं। ईडी के 5 to 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे, इरिगेशन आपके हो सकते हैं 5 क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिल जाए। इसके अलावा आपके इरिगेशन हाइड्रोलॉजी टाइप के जो सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपके पास यहां पर सोम एफएम नहीं है, आरसीसी है, सीटी है, यहां से भी आपके 5 to 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन आरसीसी सीटी को मिलाकर। ठीक है, तो याद रखना और टॉपिक है हमारे पास। इसके अलावा बिल्डिंग बाइलॉज, इसके आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 2 के आसपास। ठीक है, 2 सवाल यहां से देखने को मिल सकते हैं बिल्डिंग बाइलॉज के। हाँ, मैं कल सारे पीडीएफ डाल दूंगा, क्लास से पहले ही डाल दूंगा, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना कल ही। ठीक है, 5 बजे तक मैं अपडेट कर दूंगा सारी पीडीएफ, आप अपने हिसाब से देख लेना, हिंदी या इंग्लिश की जो भी चाहिए। तो 5 बजे से पहले मैं आपको सारी पीडीएफ अपडेट कर दूंगा, आप उनके प्रिंट आउट करा लेना और फिर उसी हिसाब से अपने नोट्स में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें हाईलाइट करते चलना बस। ठीक है, उस तरह से काम करना। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्डिंग बाइलॉज के इतने टॉपिक होगा। इसके अलावा जो छोटे मोटे टॉपिक है उनके भी क्वेश्चंस होंगे ही, जैसे कोई ब्रिज टाइप का टॉपिक होगा, एक आधा क्वेश्चन आ गया उससे, है ना। और कौन सा टॉपिक है हमारे पास, एक बार सिलेबस में देख लेते हैं। ड्राफ्ट्समैन के सिलेबस में ईडी हो गया हमारा, बिल्डिंग मटेरियल, हाँ बीएम के भी हो सकते हैं हमारे क्वेश्चन। ये यूपी वालों को नहीं बता रहा हूँ, ये यूके वालों को बता रहा हूँ, यूपी वालों को तो मेंशन्ड है। सर्वेइंग हो गया हमारा, मेन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, थियोडोलाइट टोटल स्टेशन ये सब हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, स्टील हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया, स्टील रोड रेलवे एस्टिमेट कोस्टिंग। ठीक है, तो यहां पर यही इसी तरह से हमारे पास अगर हम देखेंगे लगभग स्टील के 5 सवाल हो सकते हैं। ठीक है, स्टील के 5 सवाल हो सकते हैं, एनवायरमेंट के भी लगभग 5 के आसपास सवाल हो सकते हैं। आपके पास जो अभी हमने देखा बीएम के क्वेश्चन हो सकते हैं 5-6। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का। तो कैड भी होगा वहां पर, ईडी भी होगा वहां पर, हेल्थ एंड सेफ्टी भी होगा वहां पर, है ना, और आपका बिल्डिंग बाय लॉज भी होगा। ये एडिशनल है। मैं आपको रिकॉर्डेड में क्या क्या दे रहा हूं, सर्वे आपको रिकॉर्डेड में दे रहा हूं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपको रिकॉर्डेड में दे रहा हूं, आपको यहां पर इरिगेशन रिकॉर्डेड में दे रहे हैं, आरसीसी और सीटी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो रिकॉर्डिंग में दे रहे हैं, और बिल्डिंग मटेरियल आपको रिकॉर्डिंग में दे रहे हैं। जो मैं आपको लाइव में कवर कराऊंगा दैट इज इवन हाईवे मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ाया, आप उसे भी रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं लाइव में पढ़ाऊंगा। इन सब सेशंस के मैं मैराथन वीडियोस रन कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। मैराथन क्लासेस, इनको आप अपने वीडियोस में देखते रहो रिकॉर्डेड सेशंस में, लेकिन इनकी मैराथन हम लास्ट में रन करेंगे। अच्छा, एनवायरमेंट नहीं है, एनवायरमेंट हटा देते हैं। ऑटो कैड से 3 क्वेश्चन आएंगे, कैड मतलब ये 3 क्वेश्चन, 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 का उम्मीद है, बाकी चेंजेस हो सकते हैं, यूके ट्रिपल एससी कुछ अलट पलट कर सकता है, लेकिन फिर भी आप 2 से 3 मान के चलो, पढ़ेंगे हम अच्छे से ही। ठीक है, आरसीसी हो गया, बीएम हो गया, हाईवे हो गया। तो इसके अलावा हमारे पास बाकी लाइव में मैं आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपका कवर कर रहा हूं ये वाला टॉपिक, दैट इज हेल्थ सेफ्टी,
उसके बाद मैं ईडी कवर करूंगा, उसके बाद मैं कैड कवर करूंगा, बिल्डिंग बायलॉज शायद इससे पहले कवर कर दूं, हेल्थ के बाद बिल्डिंग बायलॉज कवर करूंगा, फिर मैं आपका कैड और ईडी कवर करूंगा। उसके बाद फिर लाइव में मैं जो भी आपका सब्जेक्ट का डिमांड होगा, जैसे सीपीएम वाला अगर लिखा है तो ये कर दूंगा। मैंने क्वेश्चन देखा है, मैंने सिलेबस में नहीं देखा, मैंने पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक या दो क्वेश्चन थे सीपीएम पार्ट के, डायरेक्ट पोस्ट वाला था कुछ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका क्वेश्चन था वहां पे। स्टील फिर मैं आपको इवनिंग सेशन में पढ़ाऊंगा, स्टील में आपको लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। एनवायरमेंट ये कह रहा है कि नहीं है, बीएम में आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा। तो जो सेशंस आपको रिकॉर्डेड में मिलेंगे आप रिकॉर्डेड में करते रहो, लास्ट मंथ की मैराथन और आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देंगे। स्टील में आपको लाइव में पढ़ा दूंगा, स्टील लाइव में पढ़ा दूंगा। अगर आप कहेंगे आरसीसी तो आरसीसी भी लाइव में पढ़ा दूंगा, बट समय बहुत कम है, स्टील में प्रेफर कर रहा हूं, पहले लाइव में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। अर्थक्वेक, हाँ अर्थक्वेक भी लाइव में पढ़ाऊंगा, ठीक है। हालांकि रिकॉर्डेड मैंने पढ़ा रखा, बट अर्थक्वेक में दोबारा से लाइव में पढ़ाऊंगा, अर्थक्वेक भी मैं लाइव में पढ़ाऊंगा। उससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, 2 के आसपास सवाल आएंगे, ठीक है, 2 के आसपास। तो अभी मैं इस सेशन को एंड करता हूं, आप तैयार रहें, कल को आपको पीडीएफ मिल जाएगी 5 बजे तक, ठीक है। और वो सारी पीडीएफ मैं आपके कोर्स कंटेंट में अपलोड कर दूंगा। अभी थोड़ी देर में आप देख लेना, आपके नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में एक लिंक आएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस लिंक पर क्लिक करना। जो भी बुक चाहिए आपको वो आप कोचिंग में ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से आपके घर पर भी डिलीवर हो जाएगी। सपोज आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, कारपेंट्री जॉइंट भी अलग से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। आरसीसी, ठीक है, आरसीसी तुम कह रहे हो लाइव में पढ़ा देना सर, आरसीसी लाइव में करा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो कल मॉर्निंग क्लासेस नहीं है, जैसे कि कल संडे है। अगर आपकी टाइमिंग जो रहेगी क्लासेस की मैं आपको बता देता हूं। मॉर्निंग में सबसे पहले लगभग 10 बजे के आसपास शुरू कर पाता हूं मैं सर्वे की क्लास। उसके बाद इवनिंग में आपकी एक क्लास रहेगी स्टील, और फिर रात को आपको एक क्लास रहेगी ये वाली जो हमारा मिसलेनियस सेक्शंस है इसकी। तो ये 3 स्लॉट में ड्राफ्ट्समैन की क्लास चलेगी। पहली क्लास आपकी लगभग 2 घंटे की, आप उसके बाद उसे अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, फिर इवनिंग में स्टील की क्लास उसे पढ़ो अच्छे से रिवाइज, फिर ये करो, ऐसे करके। बाकी अगर आपके पास बीच में जो भी टाइम बचता है उसमें आप रिकॉर्डेड सेशंस कवर कर लो अपने। हाँ हाउस मैं करा दूंगा मनीष, नेट टेंशन फ्री रहो, हाउस ड्रेनेज एंड प्लम्बिंग सब करा दूंगा सबके। मैं कल शाम तक आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के नोट्स अपडेट कर दूंगा, फिर मैं बिल्डिंग बाय लॉज के नोट्स अपडेट कर दूंगा, फिर हाउस ड्रेनेज और बिल्डिंग के कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इन पे तेजी से काम कर रहा हूँ और मैं इन सारों को आपको अपडेट कर दूंगा। इवनिंग में लगभग क्लास स्टार्ट होती है 6 बजे, 6 बजे, ठीक है, 6 o'clock, ठीक है। चलो ओके, एंड करता हूं आज की क्लास। उम्मीद है आपको थोड़ा तो समझ आया होगा, ये पीडीएफ में आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ओके, क्लास में है गुरुमेल मौर्य, राहुल जोगियाल, सागर गौतम साहिब, काजल विश्वकर्मा, नरेंद्र सिंह, अर्जुन, उमेश, स्किप्स, प्रदीप, नेहा, अमित, ठीक है, काफी लोग हैं, ठीक है सर। सिलेबस यही रहेगा, अगर सिलेबस कोई चेंज होगा ना तो 2-4 दिन में पता ही चल जाएगा, उससे पहले तो हम कवर करेंगे यही मान के चलेंगे, ठीक है। सिलेबस बदलना नहीं चाहिए क्योंकि यूपी का भी यही सिलेबस है, यूपी में भी यही सिलेबस है और उत्तराखंड में थोड़ा सा डिफरेंस है यूपी के सिलेबस में। अगर वो एड ऑन किया तो हम वो भी कवर कर लेंगे। यूपी के सिलेबस में जो अलग चीज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूपी के सिलेबस में जो अलग चीज है दैट इज ये वाला पार्ट, गणना एवं चित्रण, क्षेत्रफल कैलकुलेशन, ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण, प्रतीक एवं प्रदर्शन करना, विभिन्न मापनी का चित्रण, प्रक्षेप्य, प्रोजेक्शन बनाना, तो ये सारी चीजें तो हमारे में भी है, ड्राइंग बनाना ये सब, ठीक है। ट्रस, छत, सीढ़ी, रैंप ड्राइंग, ठीक है, बनाना, प्लम्बिंग, पाइप, पॉइंट्स, इन सब की जानकारी, ठीक है। तो सीवरेज वगैरह की ड्राइंग वगैरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यूपी में। एग्जाम की डेट बढ़ सकती है, टेंटेटिव है, लिखा तो है टेंटेटिव है, बट क्या कहें अब। फॉर्म आज फिल देने को दिया पर हुआ नहीं, मुझे कल करना कॉल अब, ठीक है, कल सुबह करना कॉल 9:30 बजे। कोर्स आपको अगर एक्सक्लूसिवली ड्राफ्ट्समैन का चाहिए तो 499, अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो 1000 रुपीज, 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। एमसीक्यू भी होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, एमसीक्यू भी होंगे सारे, ठीक है, एमसीक्यू भी कवर कराऊंगा। चलो अभी एंड करते हैं सेशन को, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। बिल्कुल एमसीक्यू भी होंगे। सर्वे स्टार्ट कर दो अपना पढ़ना,
है ना, और लाइव में मैं करा ही रहा हूं उसे। ठीक है, चलो।